आपके साथ मैं दीपिका सिंह करेंगे खबरों की शुरुआत। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्राउन प्रिंस सलमान से बात की है। टेलीफोन पर द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों की इस बीच समीक्षा भी की गई है। वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार को रखा जाएगा। हज यात्रा के लिए पीएम मोदी ने इस बाबत शुभकामनाएं भी दी हैं। तो सूडान से भारतीयों की निकासी के लिए धन्यवाद दिया। वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज यात्रा के लिए पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। तो तस्वीर जरा देखिए आप, द्विपक्षीय सहयोग की ये तस्वीरें हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य बिठाना ये पहल होगी। इसी के साथ साथ जो संबंध हमेशा से ही प्रगाढ़ होते आए हैं, मजबूत होते आए हैं, उनको और भी बल देना यहाँ पर इस मीटिंग में शामिल है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रिंस से द्विपक्षीय कई अहम मुद्दों को लेकर के बातचीत की है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ये रहा है। पीएम मोदी ने सऊदी के क्राउन प्रिंस से बातचीत की है। ये फोन पर कम्युनिकेशन हुआ। इस दौरान तमाम अन्य वैश्विक मुद्दों के साथ साथ हज यात्रा का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। चलिए अब जान लीजिए पीएम मोदी ने प्रिंस सलमान से टेलीफोन पर क्या बातचीत की। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जो कि गर्मजोशी के साथ पहले ही सामने आई थी, जिसमें आपको बता दें कि जेद्दा के रास्ते से सूडान से भारतीय नागरिकों की निकासी के दौरान सऊदी अरब के समर्थन के लिए पीएम ने धन्यवाद बोला था। तो वहीं मोहम्मद बिन सलमान ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन दे दिया है। क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा कि मैं अपनी भारत यात्रा के लिए बेहद उत्साहित हूं। आगामी हज यात्रा के लिए पीएम मोदी ने अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। दोनों जो नेता थे एक दूसरे के संपर्क में रहने को लेकर के भी सहमत हुए हैं। बातचीत करने को लेकर के भी सहमत हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए लगातार न्यूज इंडिया आपको बता रहा है कि क्यों बातचीत ये खास रही है। इधर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सरकार और संगठन में तमाम कई फेरबदल देख सकते हैं। आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इस बाबत अहम बैठक है। फेरबदल से पहले बीजेपी महासचिवों की बैठक होगी। संगठन और सरकार में बदलाव के संकेत मिलने शुरू हो गए। तो नेता सरकार में होंगे शामिल, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। यानी कि सरकार में शामिल जो कुछ नेता हैं संगठन में जोड़े जाएंगे, क्योंकि अब बात यह है कि मजबूती प्रदान करना है। 9 साल जो हैं कार्यकाल के पूरे हुए हैं और इसी के साथ साथ जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना होगा। इसके लिए महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें 2024 चुनाव चूंकि नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, अपनी तमाम लोकसभा सीटों जो कि कमजोर जहां पर हैं उन तमाम सीटों पर मजबूती रखना है, मजबूती प्रदान करना, ये बीजेपी का लक्ष्य है। बीजेपी का लक्ष्य 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव। ऐसे में संगठन और सरकार दोनों में ही फेरबदल देखने को मिलेंगे। कुछ चेहरे जो आपको अभी तक एक्टिव मोड में सरकार में नजर आ रहे थे, अब उनको संगठन में शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कार्यक्रमों में वो आपको शिरकत करते नजर आएंगे, वहां पर संगठन को मजबूती देते नजर आएंगे। लेकिन कुछ चेहरे जो आपको अभी तक संगठन के पिलर के तौर पर नजर आ रहे थे, वो सरकार में होंगे। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर जयशंकर का बयान सामने आया है। जयशंकर ने अपनी बातें रखी हैं। बोला गया है कि राहुल की आदत ये है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत की निंदा करने से बाज नहीं आते। राहुल ने कहा था मोदी सरकार का लुत्फ खत्म कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल के बयान का सरकार पर कोई राजनीतिक असर नहीं होगा, ये कहना है विदेश मंत्री का। तो विदेश में भारत की निंदा करना देश के हित में नहीं है। 2024 के चुनाव में भी बीजेपी की बम्पर जीत होगी। ये तमाम बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं टिप्पणी भी की है किस तरीके से राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा जाते हैं और किस तरीके से वो विदेश यात्रा कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार हो जाती है। इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी अपने ही देश की बुराई करते नजर आते हैं। तो पीएम की आलोचना करना राहुल की आदत है, जयशंकर ने अपनी बात कही है। इधर राहुल के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार भी सामने आया।
तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख पाएंगे क्या कुछ पलटवार किया है। दुनिया देख रही है कि भारत में लगातार कराए जा रहे हैं चुनाव। कभी एक पार्टी चुनाव जीत जाती है तो कभी दूसरी पार्टी चुनाव जीत जाती है। वही, और बात यह भी है कि अगर लोकतंत्र नहीं होता तो ये कैसे परिवर्तन संभव होता, क्योंकि कर्नाटक का रिजल्ट आपने देखा। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर यह आ जाती है कि व्हाइट हाउस ने इस बाबत जिक्र किया था, उस बात का खंडन किया था कि आप जाइए, दिल्ली जाइए, आप भारत जाइए, वहां जाके देखिए किस तरीके से आपको लोकतंत्र नजर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जयशंकर राहुल अपनी राजनीति करते हैं और हम अपनी राजनीति करते, तमाम बातें कहते नजर आए हैं। तो वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो देश के भीतर आलोचना करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आप वैश्विक प्लेटफॉर्म पर हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है ये बात कह रहे हैं, जबकि विश्व बाहें फैलाकर भारत के नेतृत्व को, भारत की सहृदयता को, भारत की समृद्धि को स्वीकार कर रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां बीजेपी दिल्ली प्रदेश के नए भवन का आज शिलान्यास करने जा रही है। तो बड़ी खबर है, जहां पर नए बीजेपी का दिल्ली का प्रदेश नया भवन होगा, जिसका आज शिलान्यास होगा, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भूमि पूजन करेंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर, आज सुबह 9 बजे इस भूमि पूजन का कार्यक्रम है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें भूमि पूजन करेंगे। लगभग सुबह 9 बजे ये भूमि पूजन होगा। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस बीच मौजूद होंगे। तो बड़ी खबर है आज की। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नया कार्यालय बनने वाला है। फिलहाल पंडित पंत मार्ग पर मौजूद है दिल्ली बीजेपी का भी मौजूदा कार्यालय, लेकिन नवीनीकरण किया जाएगा। अब जीत नहीं करनी है और विचार नया है, लक्ष्य नया है, तो कार्यालय भी नया होना चाहिए। इसी एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो आज सुबह 9 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। तो इस बीच आपको सीकर से बड़ी खबर दे रहे हैं। आज सीकर झुंझुनू के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम गहलोत। राजस्थान से बड़ी खबर है, सीकर के खंडेला में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करेंगे सीएम। इसी के साथ साथ तमाम विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। तो इसी के साथ आपको बता दें, राज्य के जो ग्रामीण इलाके हैं उसका भी दौरा करेंगे सीएम गहलोत। खंडेला के बाद बाबई खेतड़ी भी जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। बाबई खेतड़ी के बाद कोटपुतली का भी प्रोग्राम है। सीएम अशोक गहलोत का कोटपुतली में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने वाले हैं अशोक गहलोत। आपको बता दें कि राजस्थान में आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, कुछ महीनों का अंतराल बचा हुआ है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर एक्टिव नजर आ रहे हैं सियासत के जादूगर। इधर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां आईएएस बनी कृतिका मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस सम्मान समारोह में कृतिका के परिवार भी शामिल होंगे। लोक भवन में कृतिका मिश्रा सम्मानित होने वाली हैं। कानपुर शहर में कृतिका रहती हैं, उनका परिवार रहता है। यूपीएससी में कृतिका मिश्रा को 66वीं रैंक मिली है। तो आपको बता दें कि आईएएस की परीक्षा में हिंदी माध्यम की टॉपर है कृतिका। क्योंकि इस बार का जो परिणाम देखा गया था, आपको याद होगा किस तरीके से जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उन्होंने बाजी मारी थी और बहुत अच्छा परिणाम पिछले सेशन के मुकाबले इस बार दिया गया था। इस बीच जो तस्वीरें वो आप देख पाएंगे लोक भवन में, जहां पर आईएएस की परीक्षा में हिंदी माध्यम की टॉपर है कृतिका, जिनको आज सम्मानित खुद सीएम करेंगे। इस बीच कहीं ना कहीं ये मनोबल भी बढ़ाया जाएगा कि हमेशा से कहा जाता है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वह आईएएस जैसी एक टॉप क्लास के जो एग्जाम्स होते हैं उसको कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार का रिजल्ट बहुत सुखद था। बिल्कुल, इस बार का जो रिजल्ट रहा उसमें महिलाओं ने, बच्चियों ने, छात्राओं ने बाजी भी मारी और साथ में हिंदी माध्यम यानी कि हिंदी मीडियम ने अपना जलवा भी दिखाया। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। 17 जून से लेकर के 25 जून तक बर्लिन में इसका आयोजन होने जा रहा है। स्मृति ईरानी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। ओलंपिक में शामिल होंगे 285 भारतीय खिलाड़ी, इस बाबत जानकारी दी गई। भारतीय खिलाड़ियों में 102 खिलाड़ी देश की बेटियां हैं।
हमारे सभी एथलीट देश को गौरवान्वित करेंगे, ये कहना है स्मृति ईरानी का। तो भारत से 202 एथलीट और पार्टनर जाएंगे। खेल की शक्ति से दूरियों को पाटने का अवसर है, ऐसा कहा जा रहा है। भारतीय खिलाड़ियों का जो दल है उसको पूरे गर्मजोशी के साथ यहां पर रवाना किया गया है। उनमें उत्साहवर्धन किया गया। कहा है कि हमारे देश का नाम ये एथलीट्स रोशन करेंगे। स्मृति ईरानी ये तमाम बातें कहती नजर आई। तो खेल के अगर मैदान को आप देखेंगे तो खेल का जो मैदान होता है वो बड़ी से बड़ी दूरियों को नजदीकियों में तब्दील कर देता है, और ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और खिलाड़ी चूंकि रवाना हो चुके हैं विदेश में, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं बर्लिन ओलंपिक 17 जून से लेकर के 25 जून के बीच में होने वाला है। बिल्कुल, और मुकाबला जो है 26 खेलों का ये मुकाबला यानी कि महामुकाबला होगा। 190 देशों के 7000 एथलीट इसमें शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है एक साथ काम करेंगे, एक साथ खेलेंगे तो आपसी सौहार्द तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल, और साथ में देखिए जो स्पेशली एबल्ड एथलीट होते हैं वो भी शामिल होने वाले हैं, जिनकी तादाद जो है वो काफी ज्यादा, 3000 से ज्यादा कोच भी इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, और इनके सपोर्ट यानी कि दिव्यांगों के एथलीट्स के सपोर्ट में लगभग 20,000 वॉलंटियर्स होंगे। भारतीय एथलीट 16 खेलों में अपनी शिरकत करेगा, उपस्थिति दर्ज कराएगा। भारत से 202 एथलीट और पार्टनर बर्लिन जाएंगे। एथलीटों के साथ में कुल 59 कोच भी पहुंचने वाले हैं। स्पेशल ओलंपिक दुनिया को एकजुट करने का एक मौका होता है, और यही मौका दोबारा से सामने आ गया है। बिल्कुल, खेल की शक्ति से दूरियों को पाटने का ये मौका देता है, और खेल के माध्यम से अपने बीच की दूरियों को पाट सकता है देश। ऐसी विचारधारा हमेशा से भारत की रही है। बिल्कुल, चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं, जहां पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई होगी। जज की अनुपलब्धता की वजह से ये सुनवाई टल गई थी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी सीबीआई मामले में ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई होगी। तो केस का ट्रांसफर दूसरे कोर्ट में करना चाहते हैं जैन। स्पेशल सीबीआई जज की अदालत से केस ट्रांसफर की आज अर्जी, इनकी इजाजत मांगी जा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा हुआ मामला, केस का ट्रांसफर दूसरे कोर्ट में कराना चाहते हैं जैन। तो सत्येंद्र जैन के मामले में आज अहम सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि लगातार सत्येंद्र जैन का वजन घटा था, इसके बाद किस तरीके से वह टॉयलेट में गिर गए थे, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं जमानत मिली थी। अब सत्येंद्र ये चाहते हैं कि इसकी जो उनका केस चल रहा है वह ट्रांसफर किया जाए, दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, और इसी बाबत आज अहम सुनवाई भी होने जा रही है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। गैंगस्टर जीवा की पत्नी की याचिका पर सुनवाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में जीवा की पत्नी, संजीव जीवा की पत्नी ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने की वे अनुमति लगातार मांग रही हैं। लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर जीवा को गोली मारी गई थी। विजय नाम के शख्स ने गोली मारी थी। हालांकि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उसे खंगाला जा रहा है। गोली लगने से गैंगस्टर संजीव जीवा की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करने वाली है। संयुक्त पीठ आज अपना अहम फैसला भी सुनाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीवा की पत्नी ने आज अंतिम संस्कार के लिए अपनी अनुमति मांगी है। कहा है कि प्रेजेंट हो। आपको याद होगा कि क्योंकि अब ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है तो स्पेशल इसकी सुनवाई की जाएगी।